खर्जी नगर एक ऐसा जगह है, अब तो लोगों का सपना ही हो गया वहाँ पे जाके रहना और पढ़ना, हर स्टूडेंट का। जो बच्चा गाँव में रहता है, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड का हो गया। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ वहाँ का माहौल कैसा है सर बच्चों में? देखो वहाँ पर माहौल पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है। एक तो जी। इतना क्राउड है हुँ। कि एक दूसरे को देख करके ऐसा लगेगा कि यार इतनी भीड़ में तो तुझे मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और वहाँ पर पढ़ने से रिलेटेड बुक्स हो गई, लाइब्रेरीज होगी, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि भाई बच्चे का माहौल ऐसा बन जाता है कि हाँ यार मुझे यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन में इस भीड़ से हट करके कुछ काम करना होगा। और इसके लिए लाइब्रेरी जो बनी हुई है कम तकरीबन 100 के करीब लाइब्रेरी होंगी, है ना। और वो फुल रहती हैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में बच्चा एक जगह बैठ करके पढ़ सकता है। साथ में जो मुखर्जी नगर के टीचर्स हैं वो अपने आप में परफेक्शनिस्ट हैं, है ना। बाकी जगह के भी टीचर अच्छे होंगे, सारे टीचर अच्छे ही होते हैं, बट मेरा ये मानना है क्योंकि मैं पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन में था, तकरीबन 2013-14 की बात है। उस टाइम एक चीज़ होती थी कि मुखर्जी नगर में जो उस ऑर्गेनाइजेशन में रिजेक्ट हो जाता था ना, वो बाकी सेंटर पे भेजा जाता था। तो यानी कि मुखर्जी नगर में अपने आप में शुरुआत से परफेक्शनिस्ट रहे हैं, इसलिए मुखर्जी नगर के टीचर्स बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाते हैं। तो ये परफेक्ट के पीछे क्या लगता है कि आपको सर लाइक कि कहीं न कहीं वो एक एनवायरनमेंट है, टीचर का भी और स्टूडेंट्स का भी? ये एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है और भी फैक्टर है? जैसे एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी हम लोग दिल्ली में रहते हैं, कपड़े तो हर जगह बिकते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा चाहे बादशाह के गाने भी सुन लो, सरोजनी का बहुत जिक्र होता है कि पहन के आती कपड़े मैडम सरोजनी के, ये वाला जो है रीज़न क्यों है? गा सकते हैं ना कॉपीराइट देख लेंगे। कोई तो दिक्कत नहीं है। रीज़न जी, यहाँ पर जी। ये है क्योंकि वहाँ वैराइटीज़ है। तो वैराइटीज़ होती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि मोनोपोली नहीं होता है, तो चीज़ें काफ़ी कम में बहुत बेहतर निकल के आ जाती है कि कम फीस में, कम पैसों में और काफ़ी बेहतर चीज़ें आपको निकल के आ रही हैं। साथ में यहाँ पर ये भी होता है, कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, दुकानदारों में भी, कस्टमर्स में भी। सेम तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, तो मुखर्जी नगर एक इस तरीके से हब बन जाता है कि जैसे मानो एक बच्चे को अगर मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो वो मुखर्जी नगर में उसको सब मिल जाता है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि पीजी भी उसको मिल जाता है। साथ में यहाँ पर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं, उनके टच में भी वो रहते हैं। एक लाइब्रेरी में उससे कंपटीशन मिलता है। अगर ऐसे समझ लो, एक बच्चा आप अपने कमरे में, बंद कमरे में तैयारी कर रहा है, तो वो सीखेगा उतना ही जितना उसको वीडियो से सीखने को मिला है या फिर उसको एक तरीके से उसके घर वालों से सीखने को मिला है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, दुनियादारी बहुत कुछ सिखा देती है। मतलब मैंने अपने लाइफ में जो एक्चुअल दुनिया देखी है ना, वो बाहर जाने के बाद ही देखी है। दोस्तों से सीखा है, मकान मालिकों से सीखा है। ओके। हाँ। तो ये पता चल जाता है कि हाँ, आपको रहना कैसे, जीना कैसे, और ये आगे के लाइफ में बहुत काम आता है। तो मुखर्जी नगर में ये हो जाता है कि देखो हब तो बहुत सारे, पटना भी है, जयपुर भी है, प्रयागराज भी है और अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन मुखर्जी नगर की एक स्पेशलिटी ये हो जाती है कि मतलब शुरू से यहाँ पर चाहे ऑल इंडिया रैंक आप यूपीएससी का देख लें, कोई भी ऐसा शायद ही यूपीएससी का ऑल इंडिया रैंक 1 ऐसा होगा जो मुखर्जी नगर में ना आया हो या यहाँ से नोट्स ना परचेस किए। तो वो एक क्वालिटी यहाँ हमेशा से रही। और कॉम्पिटिटिव नेचर है बेसिकली, मैं समझ पा रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव नेचर ही इंसान को आगे लेके जाता है। और वो एक आपकी एग्जांपल से मेरे को याद आ गया, जब हम लोग गाँव में रहा करते थे, गाँव में एक ही शॉप होती थी परचून की, और वहाँ पे गलती से चीनी कैसे भैया 7 रुपए किलो उस टाइम, अगर गलती से आपने बोल दिया 6 रुपए, तो कह रहा अब 8 रुपए हो गई। है ना, वो कह रहा है अब 8 हो गई। अब मतलब उसका ईगो कह रहा है, मतलब देना नहीं चाह रहा, और हम कह रहे हैं चलो कोई नहीं यार साथ में, अरे नहीं है भैया, नहीं है, निकले। वो एक ईगोनेस वो खत्म मुखर्जी नगर में लगता है कि कॉम्पिटेटिव बहुत, हाँ मोनोपोली नहीं है वो यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं, और इसी वजह से कॉम्पिटेटिव है। कॉम्पिटेटिव हर चीज़ में है, पढ़ाई में भी है, फीस में भी है, और आई थिंक इसी वजह से स्टूडेंट्स वहाँ से निकल रहे हैं। जैसे 10 दुकानें हैं ना, तो जैसे मानो अगर एक ही दुकान रहे तो वो ज़्यादा किताबों को अपने स्टोर में रखना अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन 10 दुकानें हैं ना, तो किसी ने कोई किताब रख ली, किसी ने कोई किताब रख ली। अब एक स्टूडेंट है, उसने एक किताब पढ़ ली, उसको दूसरी पढ़नी, तो उस केस में यहाँ पर उसको हेल्प मिलती रिसोर्सेज जो बेस्ट मटेरियल्स मिल हैं जाता है। सब अवेलेबल है। सारी बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, नोट्स और कोचिंग सेंटर प्लस लाइब्रेरी प्लस माहौल एक ऐसा भीड़ वाला कि भी सारे स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी है। करने आए। तैयारी करने तूने मेहनत नहीं की तो तू तो पीछे गया। जैसे परसों में मिला, केरला के 2 स्टूडेंट आए थे, एक लड़का था एक लड़की थे, और वो सिर्फ इस वजह से आए थे कि उनको मुखर्जी नगर से नोट्स परचेस करने। फिर वो यहाँ से परचेस करके चले जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे समझिए जैसे आप अभी दिल्ली में बैठे, आपके लिए सभी चीज़ें सेटअप मंगाना बहुत आसान है। आप एज्यूम करिए आप केरला में, वहाँ पर आप क्या करेंगे, सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, तो वो कर तो लोगे सामान ऑर्डर, टेक्निकल सपोर्ट कहाँ से? वो यहाँ हो जाता है कि बुक्स भी मिल जाती हैं और टीचर्स की गाइडेंस भी मिलती है। सामने जब टीचर्स होते हैं ना, आप रूबरू होकर बात कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो एक बेहतर गाइडेंस। जैसे आप नेहरू प्लेस के नज़दीक हैं, तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें फटाक दे नेहरू प्लेस से ले लेते हैं। तो जैसे इन चीज़ों के लिए
चीज़ फेमस है, वैसे ही अगर एसएससी और यूपीएससी की तैयारी, अगर बच्चा इंस्पेक्टर बनना चाहता है तो मुखर्जी नगर आते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लाइक आप इस प्रोफेशन में कब आए, जब बच्चों को आपको लगा कि यार मुझे पढ़ाना चाहिए, और ऐसा क्या ऐसा वो मोटिवेशन मिला या ऐसी कौन सी कॉज आपने देखी, अब कौन से ईयर में जब आपने इसे शुरू किया? एक्चुअली मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था 7वीं क्लास को 9वीं क्लास को। हाँ, मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था। तो उस वक्त मेरा एक दोस्त था, उसका एडमिशन कराने गया था किसी कोचिंग सेंटर में। तो वहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहे थे हैं, तो वो मतलब गलत पढ़ा रहे थे, कहीं ना कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे। मुझे ये पता था कि उनकी मिस्टेक का, लेकिन टीचर थे इसलिए मैं पढ़ाना एक मुश्किल टास्क है, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन लास्ट में फिर उन्होंने मतलब गलत को ज़बरदस्ती सही प्रूव कर रहे। फिर मैंने उनको ये कह दिया कि सर यहाँ पर आपकी ये मिस्टेक हो रखी है, ये गलत है। लेफ्ट राइट अल्फाबेट टेस्ट था, तो लेफ्ट राइट में वो प्लस करना तो वो माइनस कर रहे हैं, और वो मान भी नहीं रहे। बोला नहीं माइनस ही होगा। फिर मैंने उनको साबित किया। वो बोला आप मेरे से बेहतरीन पढ़ा सकते हो। मैं बोला सर आपसे बेहतरीन तो नहीं पढ़ा सकता, पर मैं पढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने बुला लिया, मैंने उनको करेक्ट भी कर दिया और साबित भी कर दिया कि ये इस वजह से रॉन्ग। फिर बोले आप पढ़ाते हो? मैं कहा नहीं सर पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन आज पता चला मेरे को पढ़ाना चाहिए। तब से मैंने शुरुआत। अच्छा, तो ये था कौन सा ईयर था सर ये? 2012। अच्छा, तो 2012 में आपने कौन से स्टूडेंट से शुरुआत करी थी? मैं एसएससी की कोचिंग में अच्छा, एडमिशन में ही शुरुआत एसएससी में ही शुरुआत। और ये ऑफलाइन था? ऑफलाइन। ठीक है। और आपने 2019 के करीब में आपने जैसे बताया कि आपने शुरुआत करी थी ऑनलाइन की। ऑनलाइन 2019 तो कैसे देखा आपने कि यार मुझे ऑनलाइन आना चाहिए? ऑफलाइन बहुत बढ़िया चल रहा था या फिर डाउनफॉल था, क्या सोच देखे? नहीं, ऑफलाइन डाउनफॉल नहीं था। ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा क्राउड था, बट ऑफलाइन में मेरे को ये लगा कि यार मतलब जैसे जीटी नगर रेड लाइट से लेकर के मुखर्जी नगर रेड लाइट के बीच में पहचान है। बस 2 किलोमीटर के बीच में स्टूडेंट जान रहे हैं, अगर थोड़ा सा आगे चले गए कोई नहीं जान रहा। तब मुझे लगा कि अब ऑल ओवर इंडिया में जाना है। जी, अपने शब्दों में कहूँ तो जो आपकी एक्सपर्टीज थी, जो आपकी नॉलेज है, वो बाकी स्टूडेंट तक कैसे पहुंच पाए, है ना? तो अब कोई बच्चा गांव में बैठा है, उसको भी विक्रमजीत सर से ही पढ़ना है, और वो नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि मुखर्जी नगर नहीं आ पा रहा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है। तो उस तक कैसे पहुंचा जाए, इस वजह से ऑनलाइन स्टार्ट किया। शुरुआत से रैंकर्स गुरुकुल का एक ही उद्देश्य रहा है कि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाए। परफेक्ट। और अभी मैंने आपके चैनल का देखा कि रिसेंटली लाइक विद इन 5 मंथ्स में आपके 5 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। तो ये क्या प्यार है बच्चों का, ऐसा क्या आप दे रहे हैं जो इतने बच्चे खिंचे हुए आपकी तरफ आ रहे हैं? ये बच्चों का प्यार तो है ही, साथ में टीम बड़ी ज़बरदस्त मेहनत कर रही है। उसमें आदित्य रंजन सर हैं। जब से आदित्य रंजन, पहले मैं 2019 में मैं खुद अकेला रीजनिंग पढ़ा रहा था, चल रही थी चीज़ें, चल रही थी। फिर आदित्य रंजन सर से मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में मेरे को ये क्लियर हो गया कि विजन बहुत बड़ा है, चीज़ें बिल्कुल प्लान थी कि इस तरीके से ऐसे ऐसे करेंगे, और वैसे वैसे इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की। मतलब मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, मतलब बाकी टीम की एक तरफ तारीफ और आदित्य रंजन सर की अलग से तारीफ। वो इस वजह से क्योंकि एक्चुअल में ये चीज़ें समझी, चीज़ें अप्लाई की और बहुत सारी मेहनत की बच्चों के लिए। और इन्होंने मैथ्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि भाई मैथ्स आसान है, उससे डरना नहीं है, उससे मोहब्बत करवाई इन्होंने मैथ्स से। इस वजह से आज मैथ्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इनके बैच में एनरोल्ड होते हैं। सेम मेरा कंसेप्ट था 2012 से रीजनिंग, कि भाई रीजनिंग में कुछ डिफरेंट किया जाए। हर बच्चा ये मानता है कि रीजनिंग ना आती है, हो जाएगी, है ना, लेकिन रीजनिंग में टाइम कैसे बचा जाए, रीजनिंग में बिना पेन कैसे सोल्व। पेन उठा करके तो कोई भी सोल्व कर देगा, बट विदाउट पेन कुछ ट्रिक्स मेरी खुद की ऐसी जनरेट की जिसको लोगों ने आज कॉपी भी किया, और कॉपी करके बोल रहे हैं हमारी ट्रिक है। मगर चलो अच्छी नॉलेज पहुंचनी चाहिए, मेन उद्देश्य तो वही है ना। और कुछ चीज़ों पे तो मैंने अब कॉपीराइट ले रखा है, तो वो मेरे खुद के कंसेप्ट जनरेट किए हुए हैं कि हाँ ये कंसेप्ट मेरे बनाए हुए। और फिर उससे बच्चों को प्यार ये मिला कि यार हम तो दूसरे तरीके से करते थे, कैलेंडर जैसे सोल्व करते थे कि यार हम तो ओड डेज के कंसेप्ट से करते थे, ये तो बड़े तरीके से सोल्व हो रहा है, बस देखते ही सोल्व हो रहा है। सिलोजिज्म 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें जनरेट की ताकि बच्चों का प्यार मिलता गया आगे बढ़े। लाइक बहुत बढ़िया। बट मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा एज अ क्रिएटर्स, एज अ टीचर्स, जो लोग आपको देख रहे होंगे इस टाइम, बडिंग टीचर्स जो भी बन रहे हैं, आ रहे हैं। अभी आपने बात करी कि हमने इस पे कॉपीराइट, आपने बात करी कि हमने लिया हुआ है अपने कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्या है थोड़ा उसको मैं समझना चाहूँगा। नहीं, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने कैलेंडर के बनाए और सिलोजिज्म के बनाए, वो इसलिए लिया गया क्योंकि कुछ टीचर्स उसी चीज़ को अपनी बुक में पब्लिश कर रहे थे। जैसे 150 का कंसेप्ट सिर्फ मेरी बुक में है ना, किसी और बुक में नहीं। तो इसलिए लिया कि वो चीज़ें जो जनरेट की गई है ताकि वो मेरे पास ही रहे, बढ़ाएं बिल्कुल अच्छे। मेरे स्टूडेंट आज तकरीबन 50 स्टूडेंट टीचर बन चुके हैं, और मेरे को बड़ी खुशी होती है
मेरे कंसेप्ट पढ़ाएं ताकि मैक्सिमम लोगों तक अच्छी चीजें पहुंच सकें। और ये अच्छी बात है कि कॉपीराइट लेना, जो आपके खुद के थ्योरीज हैं, सारी चीज़ें। अभी एक बीच में भी आपने कुछ न्यूज़ देखा होगा कि अमिताभ बच्चन ने अपने हुलिये पे कॉपीराइट लिए कि भाई कोई और ना कर ले, क्योंकि कोई भी कहीं भी उनका बना के मोस्टली एक शोज़ वगैरह में करते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और कहीं न कहीं ये बहुत फ्यूचरिस्टिक दिखता है आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी और जो आप स्टूडेंट्स के लिए इतना कर रहे हैं उसके लिए भी। तो सर अभी बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ हुई है आपकी, है ना? और आप अंदर से फूले नहीं समा रहे होंगे लेकिन बाहर से कह रहे हो, नहीं यार वैसे तो मुँह माया है। बहुत बढ़िया सर, नहीं वो तो आप तारीफ़ के लायक हैं सर उस चीज़ में जो आपने किया है और बच्चों के प्रति आपका जो डेडिकेशन सर ने देखा है तभी बोल रहे हैं उन चीज़ों को और वो प्यार है, तभी नंबर्स दिख रहे हैं सर, नंबर्स ऐसे ही थोड़ी दिखते हैं, तो वो दिख रहे हैं नंबर। तो मैं जानना आपसे चाहूँगा सर कि आपके अंदर ये पढ़ाने की लालसा, ये मोटिवेशन कैसे आई? सर असल में ऐसा था कि मैं पहले टीचर का बनने का मेरा कोई बहुत बड़ा विजन था नहीं। मैं बहुत एक सामान्य वर्ग से आता हूँ। तो यहाँ पर ये था कि 12th जब मैंने किया ना, रांची से मेरा हुआ है, रांची सिटी है झारखंड में, तो वहाँ से ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल कर गया। तो वहाँ जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो क्या हुआ कि थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम आ गया, फाइनेंशियल इशूज़ आ गए। तो फाइनेंशियल इशू आ गए तो वहाँ पर ये था कि मतलब आज तक मैंने बात कही नहीं है, सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मतलब खाना बनाने के लिए हमारे पास गैस भी नहीं होता था, तो लकड़ी जलाते थे। मेरे पापा जैसे खेती करते हैं तो जो मक्का होता है ना, तो मक्का होता है तो मक्का हटाने के बाद जो बच जाता है उसका सूखा वाला पार्ट जो लेहा बोलते हैं, तो क्या होता था कि वो लेहा आ जाता था और कुछ लकड़ियाँ वकड़ी आ जाती थी, उस पर खाना बनता था। तो सिचुएशन ऐसा भी था कि खाना बनने के बाद फिर वो कोयला मम्मी इकट्ठा करती थी, फिर वो कोयला इकट्ठा करके फिर उसको सेल करेगी, तो कभी महीने के 150 आ गए, 200 आ गए, उससे हम घर में जनरेटर का पॉइंट लेते थे कि लाइट आ जाए तो पढ़ाई कर पाएँ। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ गए थे, कैसे ऐसे सर्वाइव करके गया मैं। जब वहाँ गया ना तो मेरे पास क्या था ऑप्शन कि मतलब एक होता है ना आपके पास कि आप मान लीजिए कि मैं रांची में हूँ, महीने का मेरा 5000 का खर्चा आ रहा है, रूम रेंट है, स्कूल फीस है, तो उतना बर्डन पापा सह नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा कि यार क्या है मेरे पास कि जो मैं जिससे कुछ इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो एक मकान मालिक का बेटा था, तो वो आया कि भैया ये क्वेश्चन बता दो, तो मुझे बड़ा आसान लगा यार कि 6ठी क्लास का है, बता ही सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके होम ट्यूशंस करने शुरू किए मैंने, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास। फ्यूचर था नहीं, मुझे बहुत बड़ा सोचा नहीं था मैंने। सेम दिल्ली में आए, तो दिल्ली में जब यहाँ पर आए तो जब यहाँ तैयारी शुरू की मैंने, तो सर्वाइव कैसे करें, यहाँ तो कॉस्ट और ज़्यादा है। तो छोटे मोटे कोचिंग्स पढ़ाने शुरू किए मैंने कि बच्चों को होम ट्यूशन ही बस 2-3 होम ट्यूशन पकड़ रखे थे, इतना ही कि जिससे मेरा भी पढ़ाई इफेक्ट ना हो और बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं कि हाँ खर्चा निकल जाए। तो वो थोड़ा सा अंदर से आया, तो वो काफ़ी समय से कहते हैं ना कि टीचिंग आ रही थी, सुधर रही थी, चीज़ों को लेकर समझाने का तरीका डेवलप हो रहा था। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तब मैं नहीं था। एसएससी की तैयारी करने के बाद पहली बार जब मैं गुरुकुल में गया तो सर के रेफरेंस से ही वहाँ पर था। सर हमेशा कहते थे कि एक कैंपस है जहाँ पर हम बच्चों की तैयारी करवाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी होती है वहाँ पे। तो वहाँ गुरुकुल में गया मैं, तो वहाँ पर भी मेरी वही आदत, अब पढ़ाने वाले को तो फिर कहीं भी नॉलेज देना शुरू हो जाता है। तो वो कैब मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते फिर मैंने बच्चों में भी थोड़ा सा कि इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है। तो सर ने एक दिन देखा वहाँ पे, फिर कहा तेरे को पता है तू पढ़ा सकता है। मैंने कहा नहीं सर ऐसे मत बोलो, ये तो खुद की तैयारी कर रहा हूँ मैं। नहीं तुम पढ़ा सकते हो। मैंने कहा सर मैथ्स मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो नहीं तुम पढ़ाओ। तो फिर गर्ल्स गुरुकुल में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया वहाँ से। तो मेरी टीचिंग की जो क्वालिटी थी ना वो मैंने नहीं देखी, वो इन्होंने देखी। कहते हैं ना हीरे की पहचान जौहरी को होती है, तो मैं उतना तो हीरा नहीं, लेकिन हाँ ये बहुत बड़े जौहरी हैं, ये पता है। फिर उन्होंने चीज़ें देखनी शुरू की कि हाँ ऐसे पढ़ाना है क्या है, और मैं पढ़ाते चला गया। तो मैं बड़ा नर्वस था पहले दिन, तो मैंने कहा सर कैसे पढ़ाऊँगा। कहते टेंशन मत ले, सबसे ज़्यादा जितने भी लोग जिनको तुम पढ़ाने जा रहे हो ना, मतलब उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को आता है तो तुम्हें आता है, बस इतना मान के चलो कि तुमसे कम ही आता है सामने वाले को, तो पढ़ा लोगे। फिर पढ़ाना तो चलो नॉलेज के ऊपर खेलता है, लेकिन पढ़ाना कैसे है ना वो सर ने बताया कि कब बच्चे को किस तरीके से समझाना। जैसे इन्होंने कहा ना कि 150 के कंसेप्ट हैं। क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कोई टीचर आज के समय हिट क्यों है, नॉलेज में तो हर किसी के पास है ना सर, नॉलेज तो हर किसी के पास है, लेकिन इंटरेस्टिंग उसको, मतलब कोई सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग वो टीचर बनाता है। किसी को जीएस बोरिंग लगती है, किसी को जीएस अच्छी लगती है, डिपेंड करता है कि खान सर जैसा टीचर होना चाहिए। वो वाली बात है कि भाई समझा दे उसको। तो रीजनिंग को जिस तरीके से इन्होंने समझाया ना बच्चों को, मैं आज भी क्रेज देखता हूँ मुखर्जी नगर में कि मतलब मैं हमेशा रिसर्च करता था कि यार क्यों, मतलब विक्रमजीत सर का इतना बड़ा नाम है तो कुछ तो रीज़न होगा पीछे
क्योंकि आज अगर हम रोड पर भी निकलते हैं तो कांस्टेबल मिलता है, हेलो सर आप ही के बैच का हूँ, और सीधा बैच बोलता है सर आप किस वाले बैच का स्टूडेंट हूँ मैं। वो सीधा विक्रम जी सर को जब मैं बोलता था तो अक्सर मैं जब जाता था सर के साथ में कहता था यार सही है मतलब। तो रीज़न क्या है, पढ़ाते तो बहुत लोग हैं यार, लेकिन वो कनेक्टिविटी और वो समझाना। तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी जो है चीज़ें सीखनी शुरू की यहाँ पे, सर के नोट्स मैंने देखने शुरू किए, फिर मैं सर से बहुत टच में रहता था। ये बताते रहते थे हमेशा पढ़ाना कैसे। फिर स्टार्ट हुआ जब लॉकडाउन आ गया तो इंस्टीट्यूट्स बंद, गुरुकुल बंद, सब बंद। अब हम करें क्या, सर भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, पढ़ा तो रहे ऑनलाइन, बूस्टअप नहीं आ पा रहा है। कारण यहाँ पर पता है क्या है, जैसे हमारे लिए दोनों के लिए नया चैलेंज था। मेरे लिए भी ऑफलाइन में था कि मैं ऑफलाइन चंद 20-25 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, डाउट्स ले रहा हूँ मैं, और सर के लिए तो खैर समा ही बांध रखा था इन्होंने, तो ऑफलाइन में तो कहना ही नहीं, तो वाली बात हो जाती। तो अब ऑनलाइन में कैसे करें, तो मेरे पास ये था कि पेपर मैंने दे दिया था, नंबर अच्छे आ गए थे, और मैं सेलेक्टेड भी हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर, तो उसका वेट था। तो एक क्या होता है कि मतलब हमारा वेट रहता है कि जनरली सरकारी नौकरी लग जाए हमारे यहाँ बिहार में, यूपी में, कि बस तो ठीक है लड़का सेटल है, दहेज तो बढ़ा ही देंगे। तो वाली हो जाती है बात। तो बट हम दहेज के खिलाफ हैं। खिलाफ है। हम खिलाफ जैसे मैंने भी शादी 1 रुपए में की है, और मैं 1 रुपए पे भी शादी नहीं की लूंगा। थी। हाँ। मैं वो भी नहीं लूंगा। और मैं अपने बच्चों से गुरु दक्षिणा भी, आप लोगों से भी गुरु दक्षिणा यही मांग रहा हूँ कि 1 रुपए पे शादी करना। तो ऑनलाइन में बस ये था कि स्टार्टअप हुआ, फिर मैं एक प्रपोजल के साथ आया था कि सर ऐसे ऐसे करते हैं, पूरा पीपीटी जो सर ने कहा कि इनके पास बहुत आगे तक का प्लान था। तो वो बहुत ही मतलब आज भी अगर हमें बैकआउट जाना होता है ना कि यार हम कैसे शुरुआत करें, वापस अपनी पहले डे की पीपीटी खोलते हैं कि उसमें हमारे विजन्स क्या क्या थे, किस तरह के टीचर्स को लाना है, कैसे स्टार्टअप करना है, कैसे पढ़ाना है, हमारा यूएसपी क्या होगा, हम बच्चों से कैसे कनेक्ट करेंगे, इसमें बच्चों को कैसे हम बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं, कहाँ पर बहुत एक बड़े ऑडियंस को हम पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें समझा सकते हैं, जो सर के कंसेप्ट है ये वो कैसे क्लियर अप करेंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि कोई चीज़ अच्छी है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप केरला में जाओ तो एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, चेहरों पे ग्लो आ जाएगा। अब आप बोलोगे कौन है, जबकि वो वहाँ पर अपने आप में बहुत हिट है, लेकिन आपको नहीं पता है। तो क्या होता है, कोई चीज़ बहुत अच्छी अपने आप में लोगों तक रीच नहीं पहुँचती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं हो पाती। तो सर का पढ़ाना बहुत शानदार था, लेकिन हम सोच रहे थे कि यार ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो फिर ऑनलाइन थोड़ा सा सेटअप किया, कुछ पैसे वैसे जुगाड़ करके। सर की मैडम वाइफ हैं, उन्होंने अपनी सैलरी से पैसा पहले तो हम डिजिटल बोर्ड लेकर आए, लगाया, फिर वहाँ से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ये सफ़र चलता गया, बच्चे जुड़ते चले गए। रीजनिंग को इन्होंने आसान बना दिया, थोड़ा बहुत मैथ्स को हमने आसान बना दिया। तो इसीलिए हमेशा रहा कि इंस्पेक्टर हैं और इंस्पेक्टर बनाएंगे। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। ये लाइन बहुत मोटिवेट करती है, क्योंकि मतलब मैं अभी मतलब ये अपने आप में एक लाइन है कि आपने वो चीज़ अचीव करी है, तो वो फिर वो एक मोटिवेशन, वो विश्वास दिलाया बच्चों को। और आज यही कारण है कि लगभग हर थाने में अपना एक स्टूडेंट ऐसा ही है। चाहे आप दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, बहुत बढ़िया। तो खुशी दिमाग में 2-3 डिस्काउंट मुझे दिख रहे हैं, रास्ते में कहीं पकड़ा गया, कभी कुछ हो गई तो बड़ा हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो सर वेरी नाइस, बहुत अच्छा सर, बहुत डिटेल में आपने बहुत चीज़ें समझाई। आपने इनके बारे में बहुत सारी बातें कही, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि सर आपकी एज क्या है? बहुत कम एज में बहुत कुछ हासिल किया सर ने, मैं बता रहा हूँ। और ये मतलब मेरे लिए बहुत रियल मोटिवेशन है। तो मैं सर से सुनना चाहता हूँ सर, बच्चे ये रिवील्ड है या नहीं है, या सीक्रेट आज रिवील कर रहे हैं? नहीं 18 के हैं। तो सर क्या एज है? मेरी उम्र 18 साल है। अच्छा। बच्चों को भी पता है मेरी उम्र 18 है। मैं एक पहला इंसान ऐसा हूँ जिसकी उम्र 6 महीने बढ़ती है, फिर 6 महीने कम हो जाती है, वापस 18 आ जाता हूँ। हर बर्थडे 18 मनाता हूँ मैं।